गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। मंडे मुबारक। नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन और नए हफ्ते का आगाज। लेकिन वीकेंड पे तो कुछ अच्छी खबरें हमारे पास नहीं आई और कुछ दिल खराब कर देने वाली खबरें आई हैं। अच्छा, एक खबर ऐसी आई थी, मतलब लेकिन एक खबर वही हाँ, लेकिन सबीन आप उसमें भी देखें कि वी एज अ पाकिस्तानी हम उसमें भी ना कोई फन का एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब हो ये रहा है कि कल से ना मीम्स बन रही हैं। इस्लामाबाद में रहने वालों को टारगेट भी किया जा रहा है। इस्लामाबाद को लेकर काफी मीम्स भी बन रही हैं। मुझे लगता है कि शायद एक मौका मिला है, चूंकि बहुत अरसा लाहौर से मुतालिक मीम्स बनती रही थी। दो इट्स अ सीरियस इशू, बट मैं बात ये करूँ कि पाकिस्तान में ना सीरियस टॉपिक को भी या सीरियस इशू को भी या ऐसी किसी बात को, ऐसी किसी खबर को, ऐसे किसी वाक़े पर भी मीम्स बन जाती हैं। चूँकि बहुत पहले लाहौर से मुताल्लिक चंद खबरें आई थी कि वहाँ पर गद्दे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था, तो उसके बाद से लाहौर को बहुत टारगेट किया जाता था। लेकिन अब ये हुआ अब ये हुआ कि इस्लामाबाद में चूँकि छापा मारा गया और उसके बाद कई मन गोश्त बरामद किया गया तरनौल के करीब से। तो उसके बाद हुआ ये कि अब इस्लामाबाद को टारगेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद में रहने वालों को ये पूछा भी जा रहा है कि अच्छा, आप कोई बाहर खाना शाना तो नहीं खाते या खाते तो नहीं रहे हैं। सो कल इतनी मीम्स बन रही थी। तो ये एक वाहिद रीजन है शुएब साहब, ये एक वाहिद रीजन है कि नहीं, मैं बाहर खाना, वैसे तो मुझे बाहर खाना खाना पसंद ही नहीं है। मटन ही प्रेफर किया है और मैंने कभी मटन या बीफ, मैं हमेशा सेफ ऑप्शन पे जाती हूँ, मैं चिकन पे जा रही होती हूँ, बिकॉज नथिंग इज सेफ बाय द वे। आई नो दैट, बट स्टिल यू नो आप थोड़ा सा वो चूज करते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी यू नो। अच्छा, मैं तो हमेशा डक मीट ही खा रहा हूँ आजकल। क्या कर रहे हैं? डक मीट। अच्छा, डक बतख का गोश्त ही खा रहा हूँ। ओके, वो आप जितनी आप पटर 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 कर रहे हैं वो पता भी चल रहा है। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे मुझे ये पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है। मैं कौन सी मेहनत कर रही हूँ बाय द वे? मैं देखता हूँ सुबह सुबह सभी मेहनत करते, पढ़ रही होती है, टॉपिक्स, डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। आपको ख्वाब आया होगा। आप मेहनती हैं वैसे। हाँ, मैं मेहनती हमेशा से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल से जो मीम्स बन रहे हैं सभी, उसमें एक जो मीम है वो ये है कि हम सब वेजिटेरियन हैं। हम सब वेजिटेरियन है। आज के बाद दिल नहीं करता बाहर इस तरह से कुछ खाने का। और मतलब हम में से किसी को पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम खोते का गोश्त खा रहे थे, गधे का गोश्त खा रहे थे। गधे का गोश्त हम सब खा रहे थे, हमें आइडिया भी नहीं था इस बात का। 2 कट कर ले और उसमें ऑब्वियसली हाँ प्लीज। अच्छा, ये एक और मीम बनाई है सबीन आपने, लेकिन हाँ ठीक है ना, अब ज़ाहिर देखिए इट्स ओके, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ओके दिस इज अलार्मिंग, दिस इज अलार्मिंग, दिस इज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज अच्छा, इसमें एक बात और भी है। एक तो देखें मेरे पास है बहुत सारी चीजें जब वो हलाल नहीं होती तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। ये इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो गोश्त आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और वो हराम होता है, वो तो एक अलग बात। बट एट द सेम टाइम मैं इस बात पे सोचने पे हैरान हो जाती हूँ। अक्सर हम मजाक में तो बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट हम इस बात को सोचने में बहुत ही चीज़ें हमें हैरान करती हैं कि किस तरह लोग कर लेते हैं। उनका ज़मीर मर जाता है, उनका ज़मीर मुतमईन कैसे हो जाता है, वो किस तरह से अपने ईमान के साथ, दूसरों की जानों के साथ, दूसरों की सेहत के साथ किस तरह से खेलते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आती। और वाकई जब सिर्फ ये खबर भी सामने आई तो आप प्रोसेस नहीं 2 मिनट तक कर पा रहे होते कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के कारोबार भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो दूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है जी, इसको आप इसको इस तरह समझिए। हम किसी और मुल्क में जब जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तानी फूड मिले, जो हम खाते हैं वो मिले, हम हलाल फूड की तरफ जा रहे होते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई और मुल्क के बाशिंदे पाकिस्तान में रहते हैं, कोई ऐसे मुल्क के लोग रहते हैं, कोई ऐसे मज़हब के लोग रहते हैं जो खाते हैं इस तरह का गोश्त खाते हैं, आई थिंक इट्स फाइन फॉर देम। इसमें चूँकि एक खबर ये भी थी कि उन लोगों के लिए वो था, सप्लाई उन लोगों के लिए किया जा रहा था जो खाते हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम जब एक कानून एक मुल्क में लागू होता है उसकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अलाउड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव ये दे रहा हूँ कि चूंकि उनके लिए वो गोश्त प्रॉब्लली सप्लाई हो रहा था, विच इज़ स्टिल एम्बिगुअस, बट मैंने कहा मैं अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर दूं कि कोई और अगर रहता है, किसी और की डिमांड है, वो चाहे डॉग मीट है, वो चाहे डंकी मीट है, तो आई थिंक उस पर थोड़ी सी बात हमें ज़रूर करनी चाहिए कि दैट्स फाइन फॉर देम एक्चुअली। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चूंकि नहीं है तो हम इसको इस तरह कानून के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। कानून के मुताबिक नहीं है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एनीहाउ
खैर ये वीकेंड पे खबर आई थी और जिस पे मीम्स भी बहुत सारी बनी, हमने भी थोड़ा शुगल मस्ती में बात करने की कोशिश की, बट इशू बहुत ही अलार्मिंग है। अगर वाकई ये वाला मामला है जो कि हमने पहले डिस्कस किया और जिसका हम सबको खदशात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी शहर हो। बिकॉज इससे पहले लाहौर से मुतलिक बहुत सारी खबरें आ रही थी और अब इस्लामाबाद से मुतलिक, मतलब कैपिटल से मुतलिक जब खबरें आ रही होती है तो लोग ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। चूँकि खैर हैरान तो कहीं से भी खबर आ रही हो, इस तरह की खबरें जब सर्कुलेट करी होती है तो वो हो जाना चाहिए और होते भी हम सारे। बट क्या होता है, कुछ दिन तक इशू पे बात होती है और उसके बाद बहुत सारे कारोबार ख़राब होते हैं, जो कि ऐसा नहीं भी कर रहे होते, बट लोग रिलक्टेंट होते हैं, लोग दिल नहीं कर रहा होता, किसी का दिल मान ही नहीं रहा होता, तो जैसे कि कारोबार मुतासिर हो रहे होते हैं। एट द सेम टाइम ऐसे ही मतलब आपकी और हर शहर के बारे में ना फिर एक मिसकंसेप्शन और मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं, विच इज़ मतलब बहुत अजीब वो किसी शहर के लिए डैमेजिंग होता है, प्लस अदरवाइज भी आपके लिए परसेप्शन आपका खराब हो जाता है। एब्सोल्युटली, तो इसको वाकई, लेकिन ये अच्छी बात सभी ने देखी, अथॉरिटीज आर वेरी एक्टिव, उन्होंने इसको एक्टिवली देखा है इस मामले को और मजीद भी इसको देखा जा रहा है। एनीवेज जी, हमने सोचा इस पर बात भी करें, आप अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। और आपके शहर में गधे का गोश्त तो नहीं बिक रहा। राय से मुतालिक मेरी बात यह है कि मीम्स जिस तरह बनाते हैं, आप राय भी देना, कोई बात भी करें इससे मुतालिक। आप ऑफ कोर्स ये तो नहीं कहेंगे कि आपके शहर मिलता होगा तो आपको पता नहीं होगा। मुझे लगता है आप और मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। हमें करनी भी नहीं चाहिए थी, कर तो दिया, लेकिन मेरा ख्याल हम ब्रेक ले लेते हैं। मेरे होते हुए आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, है ना? असल मसला ये था, वो जो आपने बीच में एक लफ्ज ऐड किया था ना, जो था तो ठीक, लेकिन ठीक नहीं था। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर इस्लामाबाद। 2013 में मिस्टर इस्लामाबाद का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया था। अच्छा, 2012 की अगर बात की जाए, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2012 में उनकी जो पोजीशन थी वो दूसरी पोजीशन थी, फर्स्ट नहीं आ सके थे। बट अगले साल 2013 की बात की जाए तो मिस्टर इस्लामाबाद का टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया था। 2009 की बात की जाए तो उसमें उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का जो पेशा था वो आजमाया और उसके बाद जो है वो जबरदस्त just in 3-4 years एग्जैक्टली। सो फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ वो उनका रुझान बढ़ गया। तो आज उनकी जर्नी पे भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम मिस्टर इस्लामाबाद का टाइटल ये आपको कितना फेम देता है, और फिर वो टाइटल रिटेन करने के लिए क्या कुछ करते रहे, उसकी कोशिश की या फिर और लोगों को मिस्टर इस्लामाबाद बनाते रहे? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है जी हारून जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, शुक्र। ये अच्छा कितना लगता है जब कोई कहता है मिस्टर इस्लामाबाद थे आप? बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो ज़रा ये, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या इस तरह से हम या मिस पाकिस्तान और हर कंट्री का हम ये सुन रहे होते हैं, बट एक किसी शहर का टाइटल जिस तरह मिस्टर इस्लामाबाद, अब उस टाइम के लोग तो रिलेट कर सकते होंगे इसे या उन्हें पता भी होगा कि टाइटल क्या था, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा बताएं किस तरह से अनाउंसमेंट होती थी, इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पर क्या होती थी और अब किस तरह से रिलेटेबल है? बेसिकली सेम अभी भी वही इसका ना क्रेडिट है अभी भी ना मिस्टर इस्लामाबाद का, लेकिन सीन ये होता है कि बेसिकली जब हम लोग इस फील्ड में जाते हैं ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी, तो जब कोई भी मिस्टर किसी चीज़ के साथ भी लगता है ना, तो वो बहुत खुशी फील होती है इंसान को। लेट्स सपोज जैसे कि मैं मिस्टर इस्लामाबाद 2013 में जब बना हूँ ना, तो लोग मुझे जानते थे, पिंडी इस्लामाबाद के अलावा भी काफ़ी सिटीज़ के लोग जो थे ना वो मुझे जानते थे। तो वो दिल को बहुत खुशी होती है उस वक्त ना, जब वो अपने मुंह से कानों सुन ले कि यार ये मिस्टर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो समटाइम मेरे साथ ऐसा वो भी है, किसी मार्केट में से गुजर रहे हैं तो आवाज़ आई है वो मिस्टर इस्लामाबाद, बिल्कुल, तो बहुत खुशी होती है ना। वो समझ ले कि जो टाइम होता है ना, वो सब कुछ पीछे मतलब पूरा आपका जो है सिस्टम एक। ऑलराइट, थोड़ा सा बताएं कि आपने 2009 में आगाज़ जब किया, ये सोच के किया था कि अच्छा आपने स्टेज पर ही जाना है, आपने मिस्टर इस्लामाबाद या फॉर दैट मैटर किसी कंपटीशन में ही जाना है? शौक मुझे शुरू से कंपटीशन का था। अच्छा जी, लेकिन ये कि उस शो को लेके मैं काफ़ी स्ट्रगल भी की, तो फिर इस टाइटल को मैंने पिन किया। स्ट्रगल से क्या मुराद है उसमें? आई मीन ठीक है, इट्स टफ ट्रेनिंग, बट उसमें डाइट, उसमें आई थिंक फाइनेंशियली भी बड़ा है आपको। मेन चीज़ जो है ना फाइनेंशियली होता है, जो कि आपको पता है, आपका इस टाइम तक पीछे आप जितने भी टाइटल्स हैं उनको देख लें और अब तक गवर्नमेंट आपको पता किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। नॉट टॉक अबाउट गवर्नमेंट, मैं ये सवाल को देखें, ये आपका शौक है, आप उस शौक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उस शौक के लिए आपको ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी लेनी है, उस शौक के लिए आपको डाइट भी ख्याल रखना है,
तो ज़ाहिर है वो जनरली आपके पर्सनल उसके लिए भी फाइनेंशियली तो चीज़ें ड्रेन हो रही होती है ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी प्रोटीन, उसकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन का ऐड करना, मैं उस पर्सपेक्टिव से सवाल करूँ कि वो कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल बेसिकली ना देखें, अब हमारा ना बिज़नेस मोबाइल्स का भी है, ठीक है। अब उस बिज़नेस को छोड़ के आप प्रॉपर एक टाइम जिम जा रहे हो, फिर 2 टाइम आपने वर्कआउट करना होता है बेसिकली, ठीक है। अब वो 2 टाइम आपने एडजस्ट करना था टाइम, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने डाइट मिल्स तैयार करने होते हैं, वो फिर मैं इस चीज़ को लेकर ना फिर बड़ा बंदा एक बिजी लाइफ में टाइम निकालना। रूटीन क्या थी? रूटीन क्या थी? 2009 में अगर आपको हम लेके जाएं 2009 से 2012-13 तक, तो रूटीन क्या थी? जैसे हमने कहा कि 2 टाइम वर्कआउट एंड अदरवाइज व्हाट वाज द रूटीन? रूटीन वैसे डेली जो था ना मेरा, हम लोग 11 बजे अपनी शॉप ओपन करते हैं, मोबाइल शॉप हमारी बेसिकली ना, तो अब 11 के बाद फिर मैं 2-3 बजे या 4 बजे मैं जाता था वर्कआउट के लिए। फिर एक दफ़ा मैं रात को जाता था 11 बजे, जब मैं थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। उस टाइम को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता हमारे लिए ना। अच्छा। हाँ, वो टाइम थोड़ा सा मेरे लिए था स्ट्रगल कर, यार उस टाइम को निकाल के वहाँ से प्रॉपर जाना, फिर F7 वर्कआउट करके, तो मतलब वो चीज़ को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हुआ था। फिर डाइट, आपको पता है मेन चीज़ डाइट होती है। फिर आपने मील्स जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लेने होते हैं, तो वो एडजस्ट करना, वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल वो होती चीज़ें हैं, मुश्किल हो जाती बहुत है। ज़्यादा। ऑब्वियसली मील्स की बात की जाए तो आपको प्रोटीन डाइट और हाँ ऑब्वियसली जी। फाइनेंसेस अच्छे खासे बिल्कुल involved ऐसी है, हैं बिल्कुल और ऐसी है। ये बड़ी एक स्ट्रगल भी होती है। अच्छा, अब क्या इस तरह के कॉम्पिटिशंस होते हैं मिस्टर इस्लामाबाद? जिस जी बिल्कुल होते हैं, हमारे अपने फेडरेशन है जो मिस्टर इस्लामाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के नाम से भी है ना, हमारी चल रही है। हर शहर में हम देखते हैं हो रहे होते हैं। Yes, हर बड़े शहर में स्पेशली हो रहे होते हैं। हाँ जी। ओके, प्रोबेबली शायद इतने वैसे ज़्यादा तो- हाईलाइट या उस वैसे तो चैंपियनशिप जो है ना पाकिस्तान लेवल की भी होती है, अच्छा। ठीक है। मतलब उसमें ओवरऑल पाकिस्तान के जितने सिटीज़ हैं वो सारे आते हैं ना, वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, चैंपियंस होते हैं। ओके, तो सिटी वाइज तो नॉर्मली चल रहे होते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सारे? उसमें बेसिकली जो हमारी होती है ना फेडरेशन, उसमें आपने प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ना। ठीक है। जिम्स मतलब हर जिम की रजिस्ट्रेशन होती है और उसके थ्रू उस पे जितने भी मेंबर्स आ रहे होते हैं वो सब अप्लाई कर बिल्कुल सकते ऐसे हो। ही, जो करना चाहे अप्लाई जी जी बिल्कुल तैयार हो रहा जबरदस्त। होता है हाँ उसके जी। लिए, जिसने उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की होती है, पूरा टाइम एक हाँ दिया जी। होता है, क्योंकि ज़ाहिर उसकी रिक्वायरमेंट है कि अच्छा आप ऐसी फिजिक एंड एवरीथिंग, वो Yes, ज़ाहिर उसके बिल्कुल। हिसाब से हाँ मसल जी। बिल्ड कर अच्छा, रहे स्टिल होते वैसे हैं। इतने साल गुजर गए हारून, आप मतलब डोंट यू गेट टायर्ड कि मैं अब मैं भी नॉर्मल, जिस तरह मतलब मैं नॉर्मल ये होना नहीं चाहिए पर हमारी तरह पराठे खाएं और इतना ज़्यादा मत ख्याल रखें डाइट का, बिकॉज समहाउ आप कहीं ना कहीं आप थक भी जाते हैं कि नहीं बस अब इतनी मेहनत कैसे करें, क्या नहीं करें? अभी जब आप बेसिकली किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं इन चीज़ों को कितना नहीं करता ख्याल। मैं पराठे खाता हूँ। अच्छा, और तो लोग लोग मुझसे- कंज्यूम कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है वर्कआउट भी मैं नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न ये कि मैं बहुत ज़्यादा अभी बिजी होता हूँ जिम में भी ना। ट्रेनिंग की वजह से। यस बिल्कुल, क्लाइंट्स भी हैं, उनको ट्रेनिंग करवाना, फिर ओवरऑल जिम मैनेज करना, यस जिम otherwise मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ लाइफ है मेरे लिए, अपने वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकलता। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अरुण भाई आप जिम में रह के एक्सरसाइज नहीं करते यार, ना ये करके भी अच्छे खासे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि यार ये आप कैसे आपने मेंटेन रखा हुआ अपने हाँ, आप तो को? कैसे, अगर एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं आपको मिल रहा तो कैसे मेंटेन रखा है? पराठे आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे हैं, तो मेंटेन आप कैसे हैं? देखिए, एक गुर हमें भी नहीं, हम सिखा तो दें। जेलस हो रहे हैं। ये बेसिकली सीन ये है कि मैं थोड़ा बहुत ना एक्सरसाइज करवाते करवाते साथ थोड़ी सी अपनी अपनी हो अपनी भी हो जाती जाती है, ओके, हेल्प करते हुए साथ। तो फिर दूसरा नंबर ये कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज बंदा जब जिम में रहता है ना तो उस फील्ड में रह के बंदा थोड़ा वैसे ही फिट रहता है। और आपकी बॉडी वैसे ही ट्यून हो जाती है इतने अरसे से जब आपने उसको एक उसमें, और नॉर्मल मुझे लगता है कि शायद इतनी आपकी हैबिट्स अच्छी बनी हुई हैं पहले से कि आपको लगता भी है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, तो आप तब भी शायद थोड़ी अमाउंट में उस तरह मैं खाता हुआ थोड़ा हूँ, ये एक इशू ये मैं एक्सरसाइज शुरू स्टार्ट करने से पहले के मेरा इशू था कि मैं खाता थोड़ा था। अच्छा, आपकी अपनी बॉडी टाइप है, कुछ लोग होता है कम खाते हैं, कुछ लोग होता है बहुत ज़्यादा खाते बहुत हैं। ज़्यादा खाते हैं। 2013 में जब आप मिस्टर इस्लामाबाद बने थे उस वक्त व्हाट वाज योर एज? एज मेरी उस टाइम तकरीबन 22-23 थी। ओके, अभी मैं 33, इसमें से माइनस कर लें इसको। नहीं नहीं ठीक है, मैं एज नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा था नॉर्मली किस एज ब्रैकेट में लोग कम्पीट कर रहे होते हैं फॉर दीज? वैसे जो है ना वो 20+ स्टार्ट होता है वैसे बेसिकली, क्योंकि जो होता है ना इसमें 2 कैटेगरी बेसिकली होते हैं, एक मिस्टर इस्लामाबाद, एक जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद होता है बेसिकली। ओके, जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद में अंडर 23 जो है ना ये चल रही है, अंडर 22-23 चलती है। ठीक है। उससे बाद जो रुझान बहुत बढ़ गया अब, हम देखते हैं जिम्स बहुत रश होता है। जनरली हम देखते हैं कि हमारी यंगर पॉपुलेशन में बहुत ट्रेंड आया है। वो ट्रेंड हेल्थ को लेकर आया है वो, या वो ट्रेंड गुड लुकिंग होने की वजह से, गुड लुकिंग नज़र आता है इंसान, आपकी फिजिक अच्छी होती है, कपड़े भी अच्छे लग रहे होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे एक अच्छा लुक आती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, बेसिकली जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तब ये सीन होता था कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते थे ना लोग, उन्हें कहते यार जिम जाया करो, कुछ खाया पिया करो Yes, ताकि that's true. जान शान बनाओ, बॉडी शॉडी बनाओ। उस टाइम सिर्फ वो लोग जाते थे
और अभी ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि आपने देखोगे कि हर जो बहुत ज़्यादा लीन है वो भी जा रहा है जिम, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट है वो भी जा रहा है, और जो नॉर्मल है मेंटेन है वो भी जा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, गुड लुकिंग जैसे भी आप कह रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और जो अभी भी नहीं जाते जिम, उनके बारे में क्या राय है आपकी? मैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा उनको जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हेल्थ को लेकर ना कोई इससे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सही बात है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आप जा सकते हैं और वैसे भी, बट एंड स्पेशली इफ यू क्रॉस 30 तो आपको जरूर जाना चाहिए स्टार्ट करने, बिकॉज़ मसल लॉस हो रहा होता है ना, तो आपको जाना चाहिए। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। मेरे पास कैसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेचारे जो है ना वो एजेड होते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं इस चीज़ को। 30 प्लस जा रहे हैं, उसमें जाना एक चाहिए। इंसान 30 प्लस कोई एजेड नहीं होता। एजेड की बात नहीं कर रहा मैं, 30 प्लस जाना चाहिए क्योंकि मसल लॉस हो रहा होता है। 50 प्लस भी नहीं अब होता, आई थिंक एजेड 60 प्लस भी आप कह सकते हैं कि नहीं होता। आपकी दाढ़ी सफेद भी हो जाए तो जरूरी थोड़ी है कि आप नौजवान होता है, टीनेजर होता है। नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मतलब वो कहते हैं ना बाल सफेद हो गए या दाढ़ी सफेद हो गई, इसका मतलब भी ये नहीं होता। बाल सफेद तो आजकल आप देखें ना कि वो तो एजेड भी एक एज मैटर नहीं कर रही बाल सफेद के लिए। नहीं, बात देखें, एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? एज इज अ नंबर, बट ये जरूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि जब जिस भी एज में अब मसल लॉस आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कोशिश करें कि अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लें। ओके, मतलब जेन जी को इसका क्या पता, मिलेनियल्स को या सीनियर सिटीजंस को इस बारे में ज्यादा पता? अभी कहती एज इज जस्ट अ नंबर, मैंने कहती सीनियर सिटीजन। आपने मुझे इतना कायल कर लिया इस बात पे, मुझे लग रहा है कि वाकई एज वाकई बहुत नहीं, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या ले। तमाम मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, अगर वो जिम नहीं जा पा रही टाइम मैनेजमेंट की वजह से और लेजी होने की वजह से नहीं जा पा रही, सो वो क्या घर में अपनी रूटीन रख सकती हैं जिससे वो फिट रह सकती हैं? पहले तो मुझे इस चीज़ पे मैं कहूँगा कि उनको जिम जाना चाहिए। जिम में एक प्रॉपर आपको ना एक सेटअप मिलता है जिसमें आपको कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ हो, क्रॉसफिट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, फिर आप दूसरों को देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। घर पे आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, सही, ठीक है? घर में तो वो ही कर सकते हैं जो बेचारा चल फिर नहीं सकता, जो जा नहीं सकता। नहीं, मतलब स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं अक्सर मैं देखा लोगों को घर पे इसलिए नहीं कर सकते वर्कआउट, क्योंकि वो एक आप एक्सरसाइज करेंगे घर में पीछे से कोई आवाज़ आ जाएगी, ये कर लो वो कर लो, तो वो चीज़ कोई करना चाहता है मेरे भाई, फिर क्या करे? तो वो तो करे ना, फिर उसको तो हम मना नहीं कर सकते ना। क्या करे? स्ट्रेचिंग वगैरह जैसे भी आप कह रहे हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है? लाइट वेट डंबल्स मिलते हैं, वो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन घर में ये कि आप फिर वो ये कि बात आप YouTube से देख के करेंगे या किसी को, और जब आपको नॉलेज हो तो फिर आप घर पे कर सकते हो, से देख के कर सकते हैं आप, आपको नॉलेज हो पर्सनल तो वो आप कर सकते हैं। अब YouTube पे सारी चीज़ें भी सही नहीं होती। सही, अच्छा देखो ना, योगा मैंने देखा ना, कुछ ख़वातीन ये करती हैं कि योगा क्लासेस कुछ टाइम के लिए लेती हैं, वो अपनी बॉडी को समझ पाती हैं, वर्कआउट वो समझ लेती हैं कि किस तरह की योगा एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, और फिर वो घर में उसको कंटिन्यू करती हैं और उनको जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ी थी। मैं इसलिए मोटिवेट करूँ, देखें ऑनेस्टली जो लोग जाते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहली बात, जिस तरह से हारून ने भी कहा कि पहली बात तो ये कि जाना चाहिए, वो एक अलग बात, लेकिन अगर कोई नहीं जा पा रहा तो लीस्ट वो क्या करे कि अपनी सेहत को बेहतर कर सकता है, तो उस हवाले से भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ टाइम के लिए चलें, 1 महीना किसी तरह वक्त निकाल के अपनी बॉडी को समझ लें, एक्सरसाइज समझ लें, एंड देन घर में उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं भी ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि देखें, अब मेरे पास सक्सेस क्लाइंट्स हैं, खासतौर जो बिल्कुल छोटे एज के बच्चे हैं ना, वो इस चीज़ को करते हैं कि वो यूट्यूब से देख के ना खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका टोटल पोस्टर जो है ना वो टोटल, और उसकी वजह से फिर कोई ना कोई मसला बाद में हो जाता है, कमर का काफ़ी इंजरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अगर इफ़ यू आर न्यू भी, आप बिल्कुल नए हैं जिम में, तो प्लीज़ ट्राई करें, किसी से लाजमी गाइडेंस ले लें, खुद से करने से कोई नुकसान हो सकता है। जरूरी नहीं होता कि मतलब कि आप पर्सनल ट्रेनर हायर करें, आप उसको पे करें, गाइडेंस ले, सीनियर पर्सन वहाँ पे मौजूद है, हमसे पूछे, हम खुद मैं खुद काफ़ी ज़्यादा गाइड करता हूँ लोगों को ना, तो वो चीज़ इतना वो गाइडेंस आप करेंगे तो वैसे भी जनरली वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि थोड़े से टाइम में आप एक ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हारून, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज गुड हैविंग यू। माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी इतनी जर्नी है, जिस तरह से आप लोगों को भी हेल्थ की तरफ, फिटनेस की तरफ मोटिवेट कर रहे होते हैं। नाज़रीन, हम एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सेहत की बात करते हैं, और आज सेहत की जब हम बात करें तो आज एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हेपेटाइटिस से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ का दिन। ये पूरी दुनिया में आज ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और पाकिस्तान में जो स्टैट्स हैं हम उससे इसका आगाज़ कर लेते हैं
कि दुनिया भर की सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है हम कंसर्न है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है जहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। यानी 1,26,00,000 से ज़ायद हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ हैं और ये अंडर रिपोर्टेड भी हो सकता है। इसके साथ साथ दुनिया में अगर देखें तो ये बनता है तकरीबन 4.4% जो दुनिया में इसके मरीज हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी की अगर बात की जाए तो उसमें दुनिया भर में पाकिस्तान का नंबर 5वां नंबर है और ये बहुत अलार्मिंग है। एट द सेम टाइम बहुत हिस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि 1967 में जो है हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो दरियाफ्त किया गया था और 2 साल के बाद ही उसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई थी। और ये डॉक्टर ब्लूमबर्ग उनकी तारीख़ पैदाइश उसी के दिन ही जो है वो इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है। बट आज ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजूहात हैं कि ये मर्ज़ इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है पाकिस्तान में, खैर दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम सब में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। बिकॉज 5वां मुल्क होना और जो आपने 4.4% आपने बात की है शुएब, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हर साल ज़ाहिर है इस मर्ज़ में हम इजाफा देख रहे हो। इस मौजूद पर मज़ीद बात करेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैदर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। पिम्स में आप होते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? जी वेलकम सलाम, कैसे आप? ठीक। और बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तानी स्टैट्स हमने शेयर किए, आई एम श्योर कि आपके पास ज़्यादा इसमें बेहतर इन्फॉर्मेशन भी होगी कि इससे ज़्यादा ही होंगे फॉर श्योर केसेस पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा होंगे। और जो 1 साल पहले 2 साल पहले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था, हर साल उसका एक थीम होता है, तो उसका थीम था फाइंड द मिसिंग मिलियंस। तो ये पता चला कि जो 10 मुतासरा लोग हैं उनमें से 9 को पता ही नहीं है कि वो हेपेटाइटिस के साथ जी रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि इससे कई ज़्यादा पेशेंट्स लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं और उनको पता नहीं है। उसकी वजह एक ये भी है कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई अलामात नहीं होती। तो हम ऐसे बहुत से लोग जो इवन यहाँ बैठे हैं, कई लोग पॉजिटिव हो सकते हैं जो हमें पता ही नहीं होगा। तो लाजमी इसका नंबर हेपेटाइटिस बी और सी, राइट? हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों साइलेंट हैं। दोनों साइलेंट किलर सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है। बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। भी एसिम्प्टोमेटिक जी, बी और सी दोनों जो हैं, देखें उर्दू में जिसको काला यरकान कहा जाता है, तो जिससे भी नाम रखा उसने देखें अच्छा नाम रखा कि जो पीला यरकान होता है, जो हेपेटाइटिस ए या ई है, वो नज़र आ जाता है। आपको बज़ाहिर देखने में पता चलता है, एकदम से आपको देखने वाले कहेंगे आपको तो यरकान हो गया और आप भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाओगे। वो कि वो इतना डेंजरस नहीं होता, वो 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है जिसको काला यरकान कहा जाता है, ये बिल्कुल कोई अलामात ज़ाहिर नहीं करता, कोई स्पेसिफिक अलामात नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत हो सकता है बॉडी एक्स जी मतलब, लेकिन वो तो किसी भी चीज़ में हो सकती है। कोई ऐसी अलामात जिसकी बेस पे हम इस पे शक करेंगे पेशेंट को शायद हेपेटाइटिस है और हम ऐसी कोई अलामात नहीं होती। अच्छा, अगर हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो उसी के प्रोग्रेसिव हम आगे देख रहे होते हैं कि ये हेपेटाइटिस सी तक जाता है, ऐसा ही है? नहीं, या किसी को डायरेक्ट हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग वायरस हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन एक जैसा है। हेपेटाइटिस बी और सी बिल्कुल अलग अलग वायरस हैं। दोनों जो हैं साइलेंट किलर हैं, खामोशी से काम कर रहे होते हैं और पता तब चलता है जब ये आपके जिगर को डैमेज कर लेकिन चुका लोग सब अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं ना, इसको हेपेटाइटिस बी अगर ख्याल ना रखा तो सी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा है या दोनों अलग अलग? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में ये कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, तशखीस नहीं हुई, तो आपको सिरोसिस हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा और फिर लिवर कैंसर हो सकता है। ओके, डायग्नोसिस कैसे किया जाए जब है ही साइलेंट, सिम्टम्स भी नहीं है? पाकिस्तान में आपने खुद कह दिया बहुत से पेशेंट्स जिनको मालूम ही नहीं कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। हाउ टू डायग्नोज? अच्छा, इसमें चूँकि सिम्टम्स कोई नहीं है तो सिर्फ एक ही तरीके की स्क्रीनिंग की जाए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदे को साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए हेपेटाइटिस बी एंड सी की, नो मैटर एट व्हाट एज यू आर। यस, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप ये पिक करें। अक्सर लोग होते हैं ना जो मैं कहता हूँ लकी होते हैं कि किसी वजह से टेस्ट करवाते हैं, जैसे बाहर मेडिकल के लिए गए, यंग लोग हैं और वहाँ से पता चला कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, सर्जरी करवानी है तो उस वक्त करवा लिया कर लेंगे, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त चेक कर लेते हैं। तो हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि डोनेट योर ब्लड, चूँकि एक तो आगे इट्स हेल्दी, दूसरा क्या वो टेस्ट भी हो जाते हैं, स्क्रीनिंग हो जाती है, आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग तो हो जाती है। वो लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी जॉब थी और ये निकला है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये तो आपके लिए अच्छा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि आपको ये पता चल गया हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टाइम से ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, डायग्नोसिस से ज़्यादा जो चीज़ जिस पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा, हमें चूँकि हमारे इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं बहुत से, हम सबको स्क्रीन भी नहीं कर सकते, फिर अगर पॉजिटिव आए तो फिर उसको ट्रीट करना, ये सारे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो हमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है, जो कि पीला यरकान जिसको मैंने बताया, वो गंदे पानी से फैलता है। आलूदा पानी, जैसे सड़क किनारे आपने कोई मशरूबात इस्तेमाल कर लिए, कोई बाहर से कोई चीज़, उसकी वजह से आपको हो जाता है।
जो वो 4 से 6 हफ्ते में अमूमन ठीक हो जाता है। आप कुछ भी नहीं करते तो वो ठीक हो जाता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। और बहुत कम लोगों में वो बिगड़ता है तो फिर उनको हॉस्पिटल और इवन आईसीयू तक जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में खुद ही क्लियर हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी उसको ठीक कर लेती जी। है। और उसकी ड्यूरेशन इतनी होती है महीने से 1.5। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है, जो काला यरकान है, ये ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से फैलता है। इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकता है। अगर हम लोगों को एजुकेट करें तो हम इससे बचा सकते हैं। मसलन आपने कोई सर्जरी करवाई, उसमें इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं थे, वहाँ से आपको हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो गया BSc। आप डेंटिस्ट के पास गए, हम अक्सर होते हैं ना थोड़े पैसे बचाते हुए, कहीं सड़क किनारे भी लोग बैठे होते हैं दांत का काम करवाने के लिए, क्वैक्स के पास जा रहे होते हैं, वहाँ से आपने हेपेटाइटिस कैच कर लिया। अब आप उस चीज़ को वे करें कि जो आपने कुछ पैसे अपने बचाए हैं या इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं थे, उसके बदले में जो आपने हेपेटाइटिस ले लिया, उसकी टेस्टिंग, फिर उसकी ट्रीटमेंट में फिर पता ही नहीं चला और लिवर डैमेज हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांट तक भी बात जाती है। और फिर आपकी अपनी हेल्थ, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। जब एक लिवर का पेशेंट होता है तो पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जब किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब होती है और उसको आप इमरजेंसी में लेके जाएं, ज़्यादातर आप देखें अननेसेसरी पेशेंट्स होते हैं, बिलखसूस सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में आप जाएं तो ऐसे मरीज़ आपको बेशुमार मिलते हैं जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। और वो और उनके लवाकिन इस चीज़ पे बाज़िद होते हैं कि इनको एक ड्रिप लगाएं या कोई टीका लगाएं तब ये घर जाएंगे। ठीक है, उनका ये ख्याल होता है अगर डॉक्टर ने कह दिया ना कि बस ठीक है ये मेडिसिन दे दी, तो वो कहते हैं नहीं, आप जब तक इसने तो इलाज ही नहीं किया, कहते हैं डॉक्टर ही ठीक नहीं जिसने ड्रिप नहीं लगाई। इसने ड्रिप। तो ये गैर ज़रूरी इंजेक्शंस और ड्रिप्स जो इनको अवॉइड करना चाहिए। कि जो बंदा मुंह से खा सकता है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं, उसको ड्रिप्स और इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि देखें, जो आपको वहाँ पे स्टाफ हैंडल कर रहा है उनकी स्क्रीनिंग का हमें नहीं पता होता, फिर जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं अगेन कोई पता नहीं होता, फिर बाज़ का रिसाइकल चीज़ें भी होती हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं हमारे। तो इसलिए अननेसेसरी इंजेक्शंस और इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना आप ड्रिप से बच सकते हैं बचें। अच्छा, फिर आजकल ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो आ गए हैं बहुत ज़्यादा। आप मेल्स जो हैं, बिलखसूस हम जब हुजाम की शॉप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम चेक करें, उसको भी एजुकेट करें। जो लोग सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझें और उसको भी एजुकेट करें कि हर दफ़ा वो वैसे एक ड्रामे के लिए ना आपको ब्लेड दिखा देगा या समटाइम्स इस तरह अच्छी तरह से वो जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करें, हर दफ़ा नया ब्लेड इस्तेमाल करें। जब उसको ये पता होगा कि इससे क्या हो सकता है तो शायद वो भी ख्याल करेगा, अदरवाइज़ वो वैसे ही बस आपको दिखा देगा कि ये नया ब्लेड है। इसी तरह फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आजकल प्रोसीजर्स होते हैं, ये नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग के लिए जब जाते हैं आप, पहले तो ये कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपने करना ही है तो मेक श्योर कि नई नीडल हर दफ़ा इस्तेमाल हो, क्योंकि ये सारे इसका कॉज बनते हैं। उसके अलावा आपके ये तो एक तो डेंटल प्रोसीजर्स हो गए, ये चीज़ें होंगी। फिर तो सैलून जाती हैं ख़वातीन, तो वहाँ पर भी देखें आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा होता है, और बाकी भी आप जब प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नई किट खुलवाएं, बिकॉज आप पे कर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर, अगर आप कम भी पे कर रहे हैं, जो भी आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। सो अक्सर मैं ये देख रही होती हूँ कि ख़वातीन को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बताती हैं पॉलर वाली कि अच्छा ये तो स्टेरिलाइज है और कोई इसमें मसला नहीं है, बट एक्चुअली वो स्टेरिलाइज एक्चुअली नहीं होता। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको स्टेरिलाइज अपने सामने भी करवाएं, एट द सेम टाइम जस्ट मेक श्योर करें कि आप नई किट ओपन करवाएं। एंड अब बहुत सारे सैलून्स ने करना शुरू कर दिया कि वो जो किट आपकी होती है वो डिस्पोजेबल किट होती है, तो वो आपको अपने साथ दे देते हैं। अक्सर लोग होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। नो, आप बेशक उसको लेकर डिस्कार्ड कर दें, कहीं पर फेंक दें, लेकिन आप वहाँ से उसको लेके जाएं, सो दैट आप पर जो एक चीज़ इस्तेमाल की गई होती है वो किसी दूसरे पर जो है मिसयूज़ उसका ना हो सके। तो ये जिम्मेदारियाँ जो थोड़ी थोड़ी, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, ये हमें ख़ुद भी लेनी है और ख़ुद भी हमें इसका एहसास करना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, और किसी की वजह से भी आप अपने आप को, हमें नुकसान ना उठाना पड़े। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि आप पे करें, आप डिमांड भी कर सकते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं इनका हमें हेपेटाइटिस का स्टेटस बताएं कि ये हैं ये, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये सैलून पे वर्कर्स हैं, रेस्टोरेंट्स पे, ये लोग भी हेपेटाइटिस के, जैसे एक बंदा आपकी कोई स्किन को पियर्स कर रहा है, उसको खुद हेपेटाइटिस है, कहीं से उसको ब्लड उसका अपना ब्रेक हो गया और वो आपको हुआ, तो ये भी एक सोर्स बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम सेम अगर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए हैं, वहाँ पे शेफ़ को अगर है और उसने कोई चीज़ कटिंग करते हुए कुछ करते हुए उसका ज़रा सा ब्रेक हो गया, ब्लड ड्रॉप लग गया, तो इट कैन कॉज इट। वैक्सीन अवेलेबल होती है हर हेपेटाइटिस की?
अच्छा, जो हेपेटाइटिस बी है इसकी तो इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है। जो हेपेटाइटिस सी है इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक। ओके। लेकिन ये कि ये आप तभी करवाएंगे जब आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे, जब आपको पता होगा। अब तो हमारा जो बच्चों का EPI स्केड्यूल है वैक्सीन का, उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शामिल कर दी गई, लेकिन हमारे वक्तों में ये नहीं था। तो अभी सब लोगों को चाहिए अपनी एक दफ़ा स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है पहले तो फिर तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ तो आप अपनी स्क्रीनिंग वैक्सीनेशन करवा लें, जो हिफाजती वैक्सीन है। उसकी 3 डोजेज़ होती हैं, एक लगती है, फिर महीने बाद दूसरी, और फिर छठे माह पे तीसरी लग जाती है, और ये ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो क्या ये 100% क्योर हो सकता है वैक्सीनेशन की जो आप बात करें उससे, या ट्रीटमेंट की जो आप बात करें, और ट्रीटमेंट कितना टाइम तक हेपेटाइटिस बी का लास्ट करता है? अच्छा, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वो तो उसकी की जाएगी ना जिसको हेपेटाइटिस नहीं है। ठीक है। हाँ, उसको हम बचाने के लिए करेंगे, तो वो तो बड़ी इफेक्टिव है, आप वैक्सीन करवा लें। ठीक है। अब जिसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो चुका है, और आपने जो बात पूछी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी क्योर नहीं होता, 100% नहीं 100% क्योर नहीं हो सिम्पटम्स सकता। को मैनेज किया जाता है। उसको नहीं, उसके वायरस को हम सप्रेस कर सकते हैं। कुछ लोगों का नेचुरली सप्रेस होता है। इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी ट्रिकी है। तो अक्सर ये होता है ना, लोग खुद से टैबलेट शुरू कर देते हैं क्योंकि इतनी महंगी नहीं है। उसमें हमें देखना होता है कि आया इस पेशेंट में जो वायरस है वो एक्टिव है, वो उसकी लिवर को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अक्सर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हम एवरी 6 मंथ पेशेंट को बुलाते रहते हैं। जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि वायरस एक्टिव हो रहा है या लिवर इफेक्ट हो रहा है, हम ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं। जो सी है वो क्योर हो सकता है, और सी का आजकल बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, और जस्ट 3 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है। सी 100% क्योर हो सकता है? जी, सी बिल्कुल क्योर हो जाता है। सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ये होता है और टाइमली आपको पिक हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% इफेक्टिव है और बड़ी इजीली अवेलेबल है। डज दैट मीन कि सी अगर हुआ तो ठीक है, आपने क्योर करवा लिया, वो तो इट्स डन, दोबारा नहीं होगा आपको? जी, दोबारा नहीं होगा। अच्छा, पहले इसकी ट्रीटमेंट में इंजेक्शन यूज होते थे, उनमें रिलैप्स के केसेस देखे जा रहे हैं, लेकिन जो आजकल मेडिसिन ओरल एंटीवायरल यूज़ की जा रही हैं, अब तो लोकली भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनमें रिलैप्स के केसेस बहुत कम है, बहुत। लेकिन इन केस ऑफ दैट हेपेटाइटिस बी, अगर ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में आपको हुआ है, दैट मीन्स अब वो रहेगा ज़िंदगी भर आपके साथ? जी। ओके। आप उसे मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर है तो फिर वो हर 6 मंथ्स बाद चेक किया जाएगा कि आपके लेवल को डैमेज तो नहीं कर रहा। लेकिन कितना ही अच्छा होगा अगर आप पहले ही अपना टेस्ट करवा के वैक्सीन करवा लें। फिर तो टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन एट द सेम डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रेज किया था। फाइनेंशियली भी ज़्यादा एक बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, जो जिस इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, कि हम उस तरह स्क्रीनिंग की तरफ, डायग्नोस्टिक की तरफ नहीं जाते। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टाइमली करवा लें, समहाउ थोड़ा से पैसे लगते हैं ज़रूर है, लेकिन आप बच जाते हैं ज़्यादा पैसे लगाने से, क्योंकि फिर आपके ज़्यादा पैसे भी लगने हैं, फिर आपकी फैमिली ने भी डिस्टर्ब होने हैं, और आपकी हेल्थ से बहुत सी चीज़ें लिंक हो रही होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ख्याल रखें। और क्या एहतियात की जाए इसके फैलाव से? कंटेजियस चूँकि ज़रा ये है, कोई भी ब्लड ड्रॉप से या किसी भी बॉडी के किसी और फ्लूइड से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, सिर्फ ब्लड से होता है? ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से ट्रांसफ़र होता है, और मोस्टली तो यही होता है कि ज़्यादा इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड से होती है। जैसे आपकी बॉडी से ब्लड निकला और वो किसी और को ब्लड प्रिक हुआ, या जैसे भी ब्लड चला गया। कुछ इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होती है, बॉडी फ्लूइड से भी चांसेस होते हैं, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू। क्योंकि हमने अक्सर देखा है एहतियात ये भी होती है कि जूठा नहीं पीना, जूठा नहीं खाना। अच्छा, ये बड़ा ये मिथ है, बेडशीट अलग हो। जी, ये मिथ है, और बहुत से पेशेंट्स जो है ना वो फिर जैसे मेरे पास पिछले दिनों एक खातून आई, उसने बताया कि मेरा हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया, और उस दिन से मेरा हस्बैंड घर ही नहीं आता, और वो तो मुझसे फ़ोन पे भी बात नहीं करता। तो ये खाना खाने से या बेडशीट से, इन चीज़ों से ट्रांसमिट नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स से होता है। हेपेटाइटिस बी भी और सी भी, जी, इसके अलावा नहीं होता। अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको घर में अलग करते हो। इस तरह आप इन चीज़ों से बिल्कुल ट्रांसमिट, जिन चीज़ों से ट्रांसमिट होता है उनकी हम एहतियात नहीं करते। ये हमने मिथ्स बनाई हुई है। लेकिन देखिए रवैया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनके शौहर को, वैसे तो अल्लाह करे आप सेहतमंद हो, लेकिन हो सकता है आपको पहले से हो जी, और क्या पता है आपकी वजह से ट्रांसमिट हुआ उस खातून को। यू नेवर नो जो कि जरा आप इकट्ठे रहते हैं, और अगर हो भी गया, किसी को भी हो गया, हाँ, तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अब देखें, अगर ऐसा रवैया हम अपनाएंगे ना, तो फिर जिस पेशेंट को होगा भी वो बताएगा नहीं, वो इसको छुपाएगा और मजीद ये फैलाव का जरिया। और बीमारी है डॉक्टर साहब, ये तो लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि देखिए बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह ही समझा जाए, वो किसी को भी हो सकती है,
और आपको नहीं पता होता, ठीक है आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं, बट यू नेवर नो कब किसी को क्या बीमारी हो जाए, नहीं पता चलता। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए कि अपने रवैयों को बहुत बेहतर रखें अपने घर वालों के साथ, उस मरीज़ के साथ, ताकि वो बेहतरी की तरफ जा सके। ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है ना कि ये टॉवल अलग कर दें और बेडशीट खाना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके साथ आप खाएं, ऐसा बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है। दैट्स वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक है, पता नहीं चलता, स्क्रीनिंग इज़ इंपॉर्टेंट, बट स्टिल कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसी चीज़ जो आए प्रेजेंट हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि इट कुड बी अ सिवियर केस ऑफ एनी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस BOC में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक हो कि बस ये आया तो आपने जाना। राइट। तो उसका ये तरीका है स्क्रीनिंग। हाँ, अलबत्ता जब ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जब ये आपको सिरोसिस करवा देता है जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है, उस वक्त कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जैसे सिरोसिस होता है, पहले जिगर सिकुड़ता है, फिर वो जब मज़ीद ख़राब होता है, जिसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, तो उसमें एकदम से मरीज़ के पेट में पानी पड़ जाता है, पेट सूज जाता है, या फिर आपको खून की उल्टी होती है, या पाखाना काले रंग का आता है। चूँकि खुराक की नाली या मैदे में कुछ रगें होती हैं जो जिगर सिकुड़ने की वजह से बन जाती हैं, वो लीक होती हैं, तो उनसे खून बहता है। खून बहता है तो वो चूँकि मुँह के करीब है, तो या तो आपको ताज़ा खून की उल्टी होती है, या अगर उल्टी नहीं हुई तो वो आंतों में चला जाता है, और जब वो आंतों में घूम के पाखाने में आता है तो पाखाना बिल्कुल काला स्याह होता है, क्योंकि तब तक खून नीचे जाने तक काला हो चुका हो। फिर गुनूदगी आ जाती है। कई लोग होते हैं एकदम से अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और बेहोश हो गए, इस तरह की अलामात आती हैं जिसमें फिर उनको हॉस्पिटल बड़े ऑब्वियस सिम्टम्स हैं जिसमें आप डॉक्टर के पास, क्योंकि आप बीमार, एक्चुअली आप बीमार हो गए और उस वक्त वो कहते हैं कि इनको तो पूरी ज़िंदगी कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हम पेरेंट्स, जो आप जिस तरह से कोई शख्स दिख रहा होता है या उसकी डेली एक्टिविटी, उससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा, बिकॉज कुछ हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स जो हमारा भी वास्ता पड़ जाते हैं, हम देख रहे होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं उनकी रंगत चेंज हुई हुई होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, या वो नॉर्मली आपको देखने में आपको लग रहा होता है कि वो बीमार हैं, नहीं, जो कहीं ना कहीं फील आ रही होती है। जहाँ तक हेपेटाइटिस BOC, जब तक सिरोसिस नहीं हुआ तब तक कोई ऐसी बात नहीं होती। Okay. अगर ऐसा होता फिर तो बड़ा अच्छा कोई और बीमारी हो सकती है, कोई और कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज आप वीक हो सकते हैं, तो वो एक नजर आ रहा था, अदरवाइज उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, अदरवाइज B और C प्रेजेंट उस तरह से नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट डे पे आप हमसे गुफ्तगू करते हैं। आई रियली विश एंड होप के बड़ा यूजफुल रहा हो आप सबके लिए भी, और स्क्रीनिंग की तरफ हम बढ़ें, कोशिश करें कि हम स्क्रीनिंग करवाएं अपनी फैमिली की, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी है तो हम उसको फिर मॉनिटर कर सकें इन केस के उसकी ज़रूरत है, या उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम जा सकें। बिकॉज अगर इट्स हेपेटाइटिस C, इट्स कम्प्लीटली क्योरेबल, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक डायग्नोज नहीं होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। जुलाई तकरीबन ख़त्म हो रहा है और अगला महीना जो कि है अगस्त का महीना, उसकी हम तैयारियां इस तरह बड़े भरपूर अंदाज से कर रहे हैं, बड़े मुनफरद अंदाज से कर रहे हैं। हर शख्स अपने अंदाज से ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, पाकिस्तान को खर्ज तहसीन पेश किया जा रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इसकी बुनियाद की बात करते हैं, उसकी बुनियादें मजबूत कैसे हो रही हैं? हमारे शोहदा के खून से हो रही हैं। और जब हम शोहदा की बात करते हैं, किस तरह से उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, हमारे गाजियों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, हमारे अफवाज को, यानी हर शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। बिलखुसूस अगर हम अभी रीसेंट पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उसमें जिस तरह से फ़ौज पाकिस्तान ने, बरी, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज ने, बिलखुसूस हमारे जो शाहीनों ने किरदार अदा किया है, जब उसकी हम बात करते हैं, तो किस अंदाज से इस बार हम सेलिब्रेट करेंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन आज का जो हमारा सेगमेंट है बड़ा ज़बरदस्त है कि एक आर्टिस्ट वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। आज एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमें ज्वाइन किया है, हम कई बार इनसे मुलाकात कर चुके हैं, इनके काम से मुतालिक जान चुके हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त, बल्कि ग्रैंड लेवल पे माशाल्लाह वो काम करती हैं, मुजस्समा साज हैं, और क्या कमाल महारत से काम करती हैं रिफत शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रिफत, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमेशा की तरह हम तो जब देखते हैं और यंग हुई भी होती हैं। एग्जैक्टली, और बहुत अरसे से आपका काम, और बड़ा खूबसूरत आपका काम है। अच्छा, अभी बताएं 14 अगस्त की मुनासबत से, बिकॉज हम ये आज़ादी का महीना भी मना रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जिसके पास जो टैलेंट होता है वो उस टैलेंट के ज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहा होता है। आपके पास माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, आप क्या कर रही हैं, क्या इस वक्त क्या चल रहा है? मैं इस वक्त मार्का हक के मुजस्मे बना रही हूँ,
जितने भी शहदा थे उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ, उनके पोर्ट्रेट्स बना के। और ये सारे जो मुजस्मे हैं सिर्फ यहाँ एक इस इस्लामाबाद पिंडी की हद तक नहीं है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जहाँ बन सकते हैं बन रहे हैं, मोनूमेंट्स बन रहे हैं। और वो सारा काम आप इधर ही कर रही हैं अपने स्टूडियो में? हाँ, स्टूडियोज़ में करती हूँ, फिर जब लगाना होता है तो वहाँ ऑन द स्पॉट चल जाती हूँ। ओके। इस बार तो चूँकि हमने जैसा पहले भी कहा कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हमने इसको सेलिब्रेट भी करना है, प्लस ये कि वो जो आप काम कर रही हैं शोहदा के मुजस्मे बनाना, कितने मुजस्मे हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, थोड़ा सा बताएं। देखिए अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो मेरे ख्याल से 75% तो काम हो चुका है। देखिए हाँ, शुरू होता है डिज़ाइनिंग फेज से, तो आप डिज़ाइन कर चुके हैं, आप एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं, तो तकरीबन आप समझें कि मतलब अब वो वाली स्टेज है जिसमें मुजस्मों ने अब फिक्स होना है दीवारों के ऊपर। ओके। और ये सारा काम जो आपने किया, इसमें टीम आपके साथ है जिसको आप गाइड भी कर रही होती हैं। बिल्कुल। मटेरियल क्या इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। देखिए मटेरियल फिर वापस बात आ जाती है क्लाइंट के ऊपर ना, किसी ने मेटल में बनवाए हैं, किसी ने फाइबर में बनवाए हैं, डिपेंड्स के वो क्या चाह रहे थे, कितनी लाइफ चाह रहे थे। बल्कि खुशी की बात तो ये कि हर किसी ने कहा है कि हम तो चाहते हैं ताबद रहें। क्या बात। तो मज़ा आया, तो अच्छा मज़े का काम हो तो देखिए ना, जोश और जज्बा जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, हम इस वक्त ज़रा स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, साथ साथ इन पे भी बात करते हैं, जो कि मुजस्मे रिफत ऑलरेडी बना भी चुकी हैं और वो आपको जगह जगह जो है वो ऑलरेडी नजर आते हैं पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन जो नया काम है उनका हम आपको जान के नहीं दिखा रहे, अभी वो जब डिस्प्ले होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले से नहीं दिखा सकते। लॉन्च करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे ना। अभी वो उनके स्टूडियो, ये देखें जी, हम जो पोर्ट्रेट्स की बात करें वो कितने खूबसूरत। अच्छा, कहाँ पर क्या वैसे तो कराची से कश्मीर तक है, लेकिन हमने कहा फिर भी पूछ लेते हैं कहाँ। अब तो आपको भी रेड किया मेरी जगह ना। पूछ के भी, और अक्सर कहीं से गुजर रहे होते हैं ना रिफत, तो हमें देख के अंदाजा होता है ये रिफत का काम है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपका काम इतना ज्यादा बोलता है माशाल्लाह, हम ये जरूर कहेंगे। रिफत ठीक है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही होती है इस फील्ड में, बट स्टिल यू नो जब रोड पे जाकर, जिस तरह आपने बताया, जाना, उसको प्लेस कराना, काम करना, वहीं पे आर्ट वर्क करना, फिनिशिंग करना, स्टिल कोई चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं या आप इतनी यूज्ड टू हो गई हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता? अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसका मैंने पाकिस्तान में मज़े की बात यह है कि मैंने नहीं देखा है सच कोई चैलेंज। मैं समझती हूँ कि कुछ टैबूज़ हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में, कि जैसे खातून अगर एक रोड पे निकले उसको काम नहीं करने दिया जाता। यकीन मानिए अगर मुझे कोई मसला होता है तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मेरा मसला हल करने के लिए। अच्छा, तो अच्छा लगता है, हमारे यहाँ ये जज्बा बड़ा अच्छा है। देखिए ऐसे ही तो हमने भी जंग जीती है ना, हम सब मिल के काम करते हो तो होता है। तो ये एक है कि मुझे ऐसा चैलेंज नहीं। हाँ, जो चैलेंज आता है मुझे वो ये होता है कि बहुत कम वक्त के अंदर क्लाइंट का मुझसे कहना कि मुझे आप मियारी काम दे दें। तो वो फिर मैं क्लाइंट से कहती हूँ कि देखिए जी, झूठ नहीं बोलूँगी, जो टाइम है वो लगेगा, क्योंकि मैं पीछे अपनी साख बना चुकी हूँ, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मैं आपसे कहूँ जी हाँ आपने मुझे 2 दिन दिए, मैं आपको 2 दिन में काम करके दूँगी, जबकि काम 2 महीनों का हो। तो मन का वो मैं नहीं कर सकती। मैं कोई चुटकी बजाने वाली तो हूँ नहीं कि ऐसे बजाऊंगी और चुटकी से मुजस्मा सामने होते हैं इस तरह के ना कि नहीं हमें करके दें, या अपने टाइम पे क्यों नहीं पूरा करके दिया। मतलब तो वहाँ पे मैं विड्रॉ कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, जो चीज़ मैं झूठ की बुनियाद पे शुरू करूँगी वो नहीं कर सकती। अब देखिए, आप कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बस काम मिलना चाहिए, ठीक है ऑर्डर ले लें, नो, आप पूरा देखते हैं इसको अच्छा, इसमें कितना वक्त लगेगा, इफ़ यू हैव दैट टाइम तो आप वो काम लेंगे, वरना पहले से कहते हैं भाई एक्सक्यूज मी। अच्छा देखिए श्वेत, इस पे भी तो देखें आप, लॉन्ग टर्म अगर आप ये चीज़ देख रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी होती है कि उस काम को आप ना लें, बिकॉज देखिए कहीं पर भी वो काम अगर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, आपको पैसे तो मिल गए कि क्लाइंट ने डबल या ट्रिपल पैसे दे दिए हैं, बट देखिए एक जगह पर उसके घर में या कहीं पर भी अगर वो प्लेस की गई है चीज़, तो जो भी जाके देखा वो आर्टिस्ट को ज़रूर देख रहा होता है कि किसने बनाई है, ये किसका काम है। लोग आपके कॉल पे फिर ना आप जो बात कर रहे होते हैं उस पर एतमाद करते हैं कि मैडम ये कह के लास्ट टाइम ये थी, हमने किसी और से बनाया तो उसने तो नहीं बना कर दिया 2 दिनों में। तो मैडम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं बन सकता, तो उसका मतलब है कि ये खातून अच्छे तरीके से काम कर देगी, तो अगली दफ़ा काम ज़रूर देते हैं। मैडम स्ट्रिक्ट भी है अपनी डीलिंग में? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ अच्छे क्लाइंट होते हैं वहाँ तो अमूमन मैं फ्री, मेरे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट तो अब स्पॉन्सर चल जाते हैं। ओके जी। तो जिनके साथ अच्छा चल रहा होता है, एक पुराना ताल्लुक चल रहा है कई सालों से, तो वहाँ तो वैसे ही चली जाती हूँ, वो कॉल करती हूँ ऐसे ही आ रही हूँ। अच्छा रिफत, ये क्या अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है? बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं कि इस आर्ट को अगर देखा जाए तो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम शौक के तौर पे कर रहे हैं, शौक हमारा ज़्यादा मैटर कर रहा है, बट स्टिल यू नो इतनी मेहनत है आपकी और सबको ऑर्डर्स आते हैं, तो ये एक रोज़गार का क्या होता है, जरिया भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी लफ्ज़ भूल जाते हैं। अच्छा मैं भी ये कहती हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझसे ना बुलवाया ना करें, लफ्ज़ों की जंग है मेरे साथ,
मुझसे रंग लगवा लें मैं रंगों में बात कर सकती हूँ, मुझसे पत्थर पे तरशवा लें, मुझसे खाका बनवा लें। तो मुझे भी कभी कभार मसला होता है कि अल्फाज मेरे अटक जाते हैं, मुझे नहीं मिलते बात करने के लिए। हम सबका ही हाँ, तो देखिए अभी ना पिछले दिनों बड़े मज़े की एक बात हुई, मैंने एक साइंस स्टूडेंट से मिली, बल्कि स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, एक अच्छा ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मोहतरमा मैं तो परेशान हो गए, असी साइंस पढ़ मर गए तो तुसी फाइन आर्ट्स वाले साधु तो अगे चल पे हो तो इसलिए अगर कहा जाए ना कि ये अच्छा जरिया माश नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आप अपने राइट एक्सपर्टीज, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने क्लाइंट को अच्छा काम देते हैं, आप उसे मायूस नहीं करते, तो फील्ड से आपको कोई नहीं निकाल सकता। देखिए जिस तरह अभी घर बैठे लोग कह रहे होते हैं ना कि अच्छा वो तो टिकटॉक पे इतना कमा लेता है या कमा लेती है, और फिर हम कहते हैं अच्छा यूट्यूब पे इतना कमा लेता है तो अक्सर वो डिग्री लेके बैठने वाले जो बड़ी बड़ी डिग्री तो कहते हैं अच्छा हमारे इतना साल पढ़ने का क्या पता। तो देखिए ये वो वाली चीज़ होती है कि आपने अपनी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपने अपने टैलेंट को भी कहीं ना कहीं शोकेस करना होता है। और अभी ये 2025 की हम बात करें तो हमें अपनी डिग्रीज, जो हमारे बच्चे अभी इनरोल करने लगे, उनको अपनी डिग्रीज या अपने स्किल वो वाली डेवलप करने की जरूरत है जो 2030 या 2035 तक रिलेटेबल हो। प्लस ये कि आपका अपना इंटरेस्ट भी, ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या होगी। मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट क्रिएट की जा सकती है। बिल्कुल, आप अपने प्रोफेशन में अगर बिल्कुल एक टॉप पे है ना, बिल्कुल टॉप पे है, तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। पैशनेट हो और अपने जो आपको काम पसंद है ना उसमें बस जुट जाएं, उसमें आप कहें कि इस प्रोफेशन में आई शुड बी ऑन द टॉप जस्ट लाइक यू। माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रही हैं, हाँ उसमें कोई ये सोच के आए चूंकि रिफत इज़ अर्निंग या रिफत का ये नाम बन गया तो मैं भी कर लूँगा, तो अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, वो पैशन ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल शुरू भी सिर्फ आपको इस तरह नहीं कि पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से, हाँ, आपका भी पैशन होगा और आपने शायद जब शुरू किया होगा सोचा होगा कि मैंने सिर्फ पैसे कमाने इससे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए 6 रातें जागती हूँ। ये मेरी एक बड़ी है कि 6 रात जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मेरी अम्मी आखिरी दिन रोने लगी कि बेटा प्लीज़ तुम सो जाओ, ये हालत तुम्हारी बुरी हो चुकी, आंखें मेरी फूल के मोटी सूज चुकी थी, लेकिन मुझे था कि मुझे तो आपकी ना थोड़ा सा हार्ड वर्क भी साथ में काम करता है कि आपने जो क्लाइंट को अपना लफ्ज़ दिया है कि इस तरीके को मैं जो मर्जी हो जाऊँ, चाहे मैं कुछ फ्यू सेकंड्स पहले दूं, लेकिन अपनी डेडलाइन से पहले हमेशा अपना काम माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमेशा फिर आगे उनसे लेटर देख अच्छा सा मैं कहती हूँ मुझे एक लेटर लिख के देना, मैंने आपको अच्छा सा काम करके दिया। जरूरी एप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी टर्म्स। सिखा भी रही हैं? मैंने पहले एक दफ़ा आपको बताया था, देखिए सिखाने के लिए ना फिर मुझे अपने स्टूडियोज़ में रुकना पड़ता है और वो मेरे से मुमकिन हो नहीं पाता, तो मैं क्या करती हूँ जिस इलाके में काम करने जाती हूँ वहीं के बच्चे इकट्ठे कर लेती हूँ। ओके। तो वहीं सिखा के आ जाती हूँ वापस। तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका भी लग रहा होता है कि बच्चों को मैं वहाँ जाके उनके पास सहूलत दे लेती हूँ। तो ये इस तरीके से सिखा रही हूँ। अभी सबसे जो ग्रैंड काम है आजकल वो क्या चल रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस के शोधा के मुजस्मे तो बना, लेकिन होता है ना एक स्पेशल कोई एक आर्ट पीस जो कि पहले बहुत ग्रैंड काम माशाल्लाह आप किया हुआ आपने, जिस पे कोई काम चल रहा है, इफ यू वांट टू रिवील दैट? बहुत सारे हैं, बल्कि इसमें मज़े की बात ये कि मुझ पे फिर एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो इन दिनों इंशाल्लाह जी, तो बनबीसी नाम से रही है, मैं हूँ रिफत शाहीन। वाओ, ओके, मैं हूँ रिफत शाहीन। और कब तक बन जाएगी? ये भी 2-3 दिन में शुरू होगी बनना। ओके जी, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड एरियाज से लेटर्स चाहिए थे उसके लिए कि मैं यहाँ लेकर आ सकती हूँ मीडिया को, तो वो सारे उनकी वो इकट्ठा कर रही हूँ। तो जो ही मुझे वहाँ से मिलेगी परमिशन तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। हाँ, 2-3 दिनों में इंशाल्लाह। आखिरी लेटर एक रह गया तो आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट। जिस तरह का मसला पर काम है, जिस तरह की आपकी रिकग्निशन है एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो आपको इंशाल्लाह कोई ऐसी रुकावट होगी नहीं, आई एम श्योर। कोई बात जो आप ऐड करना चाहती हैं रिफत, स्पेशली जब ये काम करके जो एक ठीक है एक वो खुशी वाला एलिमेंट होता है ना, यू आर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान एक्चुअली, स्पेशली दिस प्रोजेक्ट जो अगस्त के लिए आप कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम को, अपनी फ़ौज को, कि उन्होंने जिस तरह से मिलकर हम सबका नाक ऊंचा किया। बेशक, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं जब भी बैठती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो, मैं स्टोरी सुनती हूँ, मुझे क्लाइंट पहले स्टोरी सुनाता है कि हमने ना ऐसे जाके हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरा दिल, मुझे तो सलूट अच्छा करना नहीं आता, मैं दिल ज़रूर करता है, मैं दफ़ा सलूट करूँ। तो ये जज्बा है जो पहुंचना चाहिए और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमने किस तरीके से हमारे हीरोज़ को, चाहे अच्छा मैं जब हीरो की बात कर रही हूँ तो नहीं, बहुत ज़रूरी है आपने किसी भी तरह से किसी भी कैपेसिटी में अगर कंट्रीब्यूट किया अपने मुल्क के लिए, तो आप इस मुल्क के हीरो हैं। तो इस चीज़ को माइंड में हम सब ने ज़रूर रखते हैं कि हमें
कोई भी स्टेप हमारी कैपेसिटी में है वो हम सबको लेना है अपने मुल्क के लिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा रिफत, आखिर में जो इस वक्त आर्टिस्ट आना चाहते हैं इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, बिकॉज जिस तरह आपने बताया कि बस ये सोच के ना है कि कमाना है कुछ भी, लेकिन अपना गोल ज़रूर सेट करके, लेकिन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स भी अक्सर हमारी यंगस्टर्स जो है वो सेट कर देते हैं। तो ज़रा इस हवाले से बताएं कि किस तरह से अपने गोल सेट करें अगर वो फाइन आर्ट्स की तरफ हैं और फिर आगे इस फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। देखिए, एक तो इरादा पक्का होना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है ना, आपने जैसे कहा कि चॉइस होनी चाहिए कि आप ये काम करने वाले हैं। इरादा पक्का हो, उसके बाद आपकी तख्लीक हो, और वो तख्लीक खुद ब खुद मार्केट में अपनी जगह बनाती है। क्लाइंट को आप परेशान ना करें, जो आपके पास आया है वो आपसे प्यार करता है इसलिए आपके पास आया, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। और बाकी मैं कहूँगी कि हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पे डालना बंद करें। थोड़ी ज़रूरी बात कर दी आपने। हाँ। ये हमारा एक रवैया है ना जी, जो काम मुझे जी हुकूमत, वो जी इदारा, वो जी ये फलां, खुद नहीं करना कुछ, अपने आप को ठीक नहीं करना, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, लेकिन बस पॉइंट करने हैं फिंगर किसी पर, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। अदरवाइज भी हमारी आदत है ना किसी पे पॉइंट करना है। कोई काम खराब हो गया उसकी वजह से हुआ है, ये सिचुएशन खराब हो गई है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो मसला था। मैं कल एक बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी जो मैं पढ़ रही थी, उसने कहा कि अगर आपको अपने आप को खुश करना है तो आप जो गलतियां हैं उसका ब्लेम किसी दूसरे पे डाल दो, ठीक है, और अगर आपको अपने आप को बेहतर करना है तो आप उस गलती की जिम्मेदारी लेके उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाओ। तो ये बड़ी ज़रूरी है, सोच की बड़ी बात होती है। अच्छा रिफत, क्या आर्ट भी बदल रहा है अभी? जिस तरह हमने हर फील्ड में देखा कि इनोवेशंस आई हैं, चेंजेस आई हैं, तो क्या हमें आर्ट भी अब बदलता हुआ दिख रहा है 2025 की अगर बात करें? बहुत शिद्दत से, बहुत मसाइल का सामना देखे ना। हम जो थे हमने मैनुअल आर्ट पढ़ा, लेकिन मैनुअल आर्ट से क्या हुआ कि हमें पीछे की टेक्निक्स पता है। हमसे कोई पूछते ना पर्सपेक्टिव क्या है तो हम बता सकते हैं। अब जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछे पर्सपेक्टिव क्या है तो वो जाके पर्सपेक्टिव की कमांड देते हैं कंप्यूटर पे। उनको नहीं पता कि पर्सपेक्टिव की लाइन खींचने के लिए आपको कौन सी लाइनों का मिलाना ज़रूरी है। तो हमें वो बुनियाद पता है, तो वो हम उस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो बच्चे वो लाइन दूसरा लगा के उस पर प्राउड फील करते हैं। तो ये जो चेंज आया है, बच्चे कहते हैं ठीक है एआई का दौर है, हम उससे इस्तिफादा हासिल कर लेंगे। तो मैच करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं हाथ के हाथ फिर कोशिश करती हूँ कि जो नई चीज़ आ रही होती है फिल्म में सीखूँ, ताकि मैंने फिर अपने क्लाइंट को भी देखना होता है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं उनको जिद्दत के साथ काम दूँ। तो ये है कि आप जैसे कहते ना कि जब भी आपने पढ़ाई करनी तो 4-5 साल का मार्जिन रख के करना है कि उस वक्त क्या होगा। अब वो 4-5 साल का मार्जिन मुझे लगता है खत्म होता चला जा रहा है। आप 2-2.5 साल के बाद कंफ्यूज करेंगे तो नई चीज आ गई है भाई। 2-2.5 साल मतलब डेज मंथ्स चेंज हो जाती हैं। तो आप तो बल्कि मैं कहती हूँ हमारे यहाँ तो वो शागिर्दी वाला जमाना पता नहीं कब खत्म होगा। अब हम तो हर चीज की नई चीज आती है, हम फिर शागिर्द बन जाते हैं। अभी पिछले दिनों जी कुछ सीखा नया, मैं पिछले दिनों एआई सीखने के लिए गई हुई थी, तो रोजाना मैंने सोचा मैं 2 छुट्टियां बांधा करूं। सीरियसली मैंने कहा दो छुट्टियां सुबह से बांध के तो मैं जाया करूँ। सारे बच्चे मैं उनके बीच में बैठी, सारे मुझे देख रहे कि मैडम भी आई हैं साथ में। लेकिन आई एंजॉयड, मुझे सीखना था, मैंने किया। हाँ, और डजंट मैटर कि उसमें और किस एज ब्रैकेट के लोग बैठे हुए हैं, छोटे हैं बड़े, जो भी मिलकर आप सीखते हैं नई चीज़ों को, ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। रिफत, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्दी हम रिफत का काम भी आपको दिखाएंगे अगस्त के महीने में, जैसे वो डिस्प्ले करती जाएंगी हम अपने इस शो के थ्रू भी आपको वो काम ज़रूर दिखाएंगे। अदरवाइज आपके शहर तक भी काम पहुँचेगा जी इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, लेकिन नॉट एज दैट पोर्टफोलियो। आज एज अ पोइट हमारे दरमियान मौजूद हैं, शायरी करते हैं और माशाल्लाह बहुत उम्दा शायरी, उनका अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जो इतना आजकल इशू हमें नज़र आ रहा है, जो हम ओपनिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि गधे का गोश्त जो है वो इस्लामाबाद में पकड़ा गया है और अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर एक लिहाज से चल रही है। और जाहिर है मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है, चाहे उसमें कितनी भी सदाकत हो, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, अभी उस पर फैक्ट्स सामने आ रहे होते हैं, पता नहीं होता कि एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन उससे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमने लाहौर में भी ऐसा देखा और अब इस्लामाबाद में थोड़ा आज हल्का फुल्का उसको हकाइक जानने की देखें। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ हियर, वो ज़रा उस मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक भी है। खैज़र सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिस तरह मैंने पहले कहा, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह करम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम वो आप शायरी पर तो ज़्यादा आएंगे, हमारा पूरा सेगमेंट है, लेकिन हम ज़रूर चाहते हैं, सबीन ने भी जिक्र किया, हमने आज ओपनिंग में भी बात की थी,
तरनौल के करीब इस तरह से गधे का गोश्त उसका बरामद होना, कई मन गोश्त आप लोगों ने ज़ाहिर पकड़ा भी, डिपार्टमेंट्स वर इन्वॉल्व, थोड़ा सा क्लैरिटी दें, वो क्या हो रहा था, कब से हो रहा था, सप्लाई कहाँ हो रहा था, पूरी स्टोरी क्या है? असल में ये बेसिकली तो ये तो इंतज़ामिया का काम है कि देखें कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। इनको सिर्फ चाइनीज़ को परमिशन है कि ये लाइव एनिमल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ग्वादर में। ग्वादर में एक स्लाटर हाउस इनका है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको परमिशन दिया हुआ है कि वो ग्वादर में स्लाटर करेंगे और वहाँ से पैक करके वहीं से वो अपना चाइनीज़ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनका वो उनके अलाउड है मज़हब में या खाना, तो यहाँ पे स्लाटर नहीं कर सकते। तो जो मिस यूज़ उन्होंने किया है वहाँ स्लाटर जो किया है ये मिस यूज़, बाकी इंतज़ामिया उसको देख रही है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आगे कहीं सप्लाई हुआ है, अल्लाह करे ना हुआ हो। वो उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अपने लिए हम कर रहे थे, क्योंकि वो उनका रिलीजन उनका लॉ करता है, तो लाइव रख सकते हैं, लेकिन लाइव शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द ग्वादर। और एक ही सिर्फ जस्ट वन स्लाटर हाउस परमिशन है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जिसको दिया हुआ है कि वहाँ से वो स्लाटर करके वहाँ से ग्वादर से ही उसको आउटसाइड कंट्री में नहीं भेज सकते। स्लॉटर नहीं कर सकते, वो आपने कहा कि स्लॉटर के, बट खबरें क्या हैं वैसे? अभी जाहिर इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है। आई एम श्योर कि इस किसी और का सप्लाई इसलिए नहीं हुआ होगा, वी रियली विश हो कि ना हुआ हो, क्योंकि देखिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं है इस बात का वो किसी और रेस्टोरेंट में सप्लाई करें। जी, फाइनेंशियल बेनिफिट भी कोई इतना उनको नहीं है वहाँ पे उनको, जी वहाँ पे उनको बड़ा अच्छे रेट्स और वो चीज़ें मिलती हैं जब नुकसान तो नहीं करेंगे ज़ाहिर है। तो डेफिनेटली आई होप कि वो ये ना हुआ हो, लेकिन बेसिकली इलीगल जो काम हुआ वो स्लाटर नहीं कर सकते वहाँ पे जो उन्होंने किया, वो किसी और जगह पे कर नहीं सकते। दैट वाज अलाउड ओनली इन गवादर, जहाँ पे करने के बाद वहीं पे पैक होके शिप हो जाता है, अदरवाइज कहीं और किया नहीं जा सकता। तो ये हमने देखे इसलिए भी बस बात की ताकि थोड़ी क्लैरिटी आप तक पहुंचे कि जो कि लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा वो सप्लाई हो रहा था रेस्टोरेंट में। पता है हम देखते हैं यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, जस्ट बिकॉज उनको व्यूज़ मिलेंगे वो इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। उसमें बेसिकली कुछ लोगों की बिजनेस भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, लेकिन 2-4 ब्रांड्स हैं जिनके खलत ताकि वो, लेकिन वो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हम किसी के ब्लेम नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आंखें बंद कर लें और बस जो कहा जा रहा है और बस वही सुन लें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। लेट अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट। एग्जैक्टली, वी रियली होप, विश, हम सबकी दुआ यही है कि अच्छा ऐसा ना हो रहा, बिकॉज हम बेहतरी की दुआ हमेशा कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड वेट करें कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए ताकि हमें हकाइक का पता चल सके और उसके बाद जो है वो कोई स्टेप लिया जाए। बिकॉज़ डोंट टारगेट एनी रेस्टोरेंट और ब्रांड, लेट अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट। यस, जब चीजें सामने आ जाएंगी अथॉरिटीज आर देयर। किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, हम सबको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमने हर तरीके से कोशिश करनी किसी का बिजनेस मुतासिर ना हो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास फैक्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं जो कि शायरी से शायरी और एज अ सिविल सर्वेंट ये बड़ा डिफरेंट भी है। सो मैनेज कैसे किया? इट्स टफ रूटीन, आपकी पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग, साथ ही शायरी को भी वक्त देना करना एंड देन मुशायरों में भी पार्टिसिपेशन। असल में वो मैं कहता हूँ कि महबूब ख़ज़ां एक शायर थे, वो कहते होते थे कि जी शायर पैदाइशी होता है या शायर नहीं होता। तो जो शायरी होती है वो आपके अंदर होती है, जब वो होती है तो वो इंसान उसको करता रहता है, लेकिन किसी वजह से बैक फुट पे या वो चली जाती है। तो शायरी तो बेसिकली शुरू में इंस्टिंक्ट में थी, तो जब मेरा वैसे भी लिटरेचर में मास्टर है, इंग्लिश है, तो वो करते थे, लेकिन चूँकि वो सरकारी नौकरी में आ गए, पहले पढ़ते थे फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लिखते भी थे, लेकिन प्रोफेशनल उसको नहीं लिया था। तो जब सरकारी नौकरी में आ गए, वो गर्दिश दौरा में कहते हैं कि इंसान गर्दिश रोज़गार में वो ये चीज़ थोड़ी पीछे चलेगी, फिर टाइम वक्त भी कम मिलता है। फिर कुछ अर्सा 3-4 साल पहले कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट को आसान मिला जिसमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता था, ये इवनिंग ऑफिस आवर्स के बाद। तो फिर मैंने हल्कों में जाना शुरू किया, 1-2 दोस्तों ने गाइड किया कि यार आप अच्छा लिखते हो तो आप जाएँ। फिर हल्का शायरों की महफ़िलों में जाना शुरू किया। हल्का अरबाब ज़ौक़ वहाँ बड़ा अच्छा है, यहाँ इस्लामाबाद में होता है, उनमें जाना शुरू किया। तो 1-2 दोस्तों ने 1-2 सीनियर से राय ली, तो फिर वो ऐसा उसमें प्रोफेशनल तौर पे लिया। तो उसी बेस पे माशाल्लाह किताब भी आ गई है 3-4 साल में। तो बस इस तरह टाइम मिल गया। अभी रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, तो वो थोड़ा सा फिर टाइम पीछे चला गया। ज़रा जो ही आपकी ऊपर जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें बढ़ जाती है। एज ए सिविल सर्वेंट आपकी मतलब एक नौकरी बड़ी जिम्मेदारी वाली होती है, सेम टाइम अपने शौक को लेकर चलना, लेकिन आप जिस तरह भी बैलेंस करके चल रही हैं अच्छी बात है। थोड़ा भी वक्त अगर दे रहे हैं अगर अपनी शायरी को भी, मतलब पहले शायरी सुन लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम जरा आगे बात। जी, मैं सुनाता हूँ कि मैं बेसिकली छोटी बहर में ज़्यादा कहता हूँ, तो इसलिए वो एक दो गज़ल, एक शेर से आगाज़ करूँगा कि दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए,
मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए। और एक गज़ल मैं पेश करता हूँ कि कितना आसान सफ़र बनाया था, कितना आसान सफ़र बनाया था, रास्ता मुख्तसर बनाया था। ये ज़िंदगी का सफ़र है। कितना आसान सफ़र बनाया था, रास्ता मुख्तसर बनाया था। गर्दिश रोज़गार ने हमको, गर्दिश रोज़गार ने हमको फिर यहाँ दर बदर बनाया था। गर्दिश रोज़गार ने हमको फिर यहाँ दर बदर बनाया था। और शेर देखिएगा कि चारपाई उसी की बाहर थी, चारपाई उसी की बाहर थी, ये मकान जिसने घर बनाया था। चारपाई उसी की बाहर थी, ये मकान जिसने घर बनाया था। और किस कदर सायादार होगा खुद, किस कदर सायादार होगा खुद, जिस किसी ने शजर बनाया था। किस कदर सायादार होगा खुद, जिस किसी ने शजर बनाया था। और पहले उसने कफस बनाया था, पहले उसने कफस बनाया था, जिसने भी बालों पर बनाया था। पहले उसने कफस बनाया था, जिसने भी बालों पर बनाया था। आदमी आदमी से डरता है, आदमी आदमी से डरता है, रब ने तो अपना डर बनाया था। आदमी 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 से डरता है, रब ने तो अपना डर बनाया था। और हम ही सब कुछ भुला चुके वरना, हम ही सब कुछ भुला चुके वरना, उसने तो बाखबर बनाया था। हम ही सब कुछ भुला चुके वरना, उसने तो बाखबर बनाया था। और आदमी ने गिरा लिया खुद को, आदमी ने गिरा लिया खुद को, उसने तो मोतबर बनाया था। आदमी ने गिरा लिया खुद को, उसने तो मोतबर बनाया था। और दश्त क्या चीज़ है खिज़र हमने, दश्त क्या चीज़ है खिज़र हमने, पानियों में भी दर बनाया था। वाह। दश्त क्या चीज़ है खिज़र हमने, पानियों में भी दर बनाया था। रास्ता मुख्तसर बनाया था, कितना सफ़र कितना आसान सफ़र बनाया था। वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। और फिर उसका अंदाज़, मतलब अगेन इट्स ग्रेट। मुशायरों में सर पार्टिसिपेशन होती है? जी होती है, अभी थोड़ी बहुत होती है। Okay. बहुत ज़्यादा तो नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पे कोई टाइम मिल जाए, वक्त मिल जाए तो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो करें। अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में था और एक दो और जगह अकाडमी दमियात हमारे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शंस होते रहते हैं, वो बुलाते रहते हैं। बेसिकली बुक पब्लिश की है नेशनल बुक फाउंडेशन ने, जिस पे कभी अहमद फराज साहब भी थे और अभी तो वो उन्होंने किया है। तो वो उनके भी एज ए राइटर में उनके साथ हूँ, तो वो भी जो फंक्शन करते हैं या जो मुशायरा वगैरह हो रहे होते हैं जो मुख्तलिफ सरकारी सतह पे भी, तो हमारा चूँकि वो एक निपा हमारा कोर्स होता है, वहाँ पे भी मुशायरा वो लिटरेरी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। पेशावर में भी ट्रेनिंग में वहाँ पे, और इस्लामाबाद में भी, तो वो बुलाते रहते हैं, वहाँ पे भी होता रहता है। वो कभी मीटिंग्स में कोई शेर पढ़ने का भी मौका मिल जाता है, किसी मौके की मुनासबत से हो ही जाता है? मीटिंग में तो वो सरकारी काम होता है वहाँ पे, वहाँ पे हम टोटली सरकारी अफसर होते हैं। और कहाँ शायरियाँ वहाँ पे सरकारी नहीं, तो वहाँ पे वो टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता वहाँ चीज़ें। लेकिन देखिए एक शायर है ना, उसका एक मिजाज होता है कि नो मैटर व्हाट कोई भी सिचुएशन है, वो उसके मुनासबत से ना माइंड में शेर आ जरूर रहा होता है। हाँ, जिस बात तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं, वो कहते हैं कि कभी वो जो अभी तो फाइल सिस्टम ख़त्म हुआ है, अभी तो ई ऑफिस आ गया पूरा पाकिस्तान में, तो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर। तो वो कहते थे जो फाइलें होती थी, वो एक कोई था तो वो शेर लिख देता था अप्रूवल के लिए, वो उस पर फाइल पे शेर लिख देता था। तो वो ऐसे भी अहमद फराज के बारे में भी कहते हैं कि वो कभी कोई फाइल आती है अप्रूवल, उसको वो इस मुनासबत से कोई शेर लिख देता, ये अप्रूव भी कर दी चीज़ और उसको शेर की शक्ल में कर दिया। अगर अप्रूव नहीं की तो भी शेर लिख दिया, तो वो कोई और कर दिया। अच्छा, आप खुद किस शायर से मुतासिर हैं? अच्छा, मैं बेसिकली तो आप बहुत सारे जब पढ़ते हैं, ज़रा मेन जो हमारा मीर तकी मीर को पढ़ते हैं, अहमद गालिब को अभी मैंने शुरू किया, बहुत मुश्किल है, उसके लिए शरह रखनी पड़ती साथ में। तो मैं वैसे जो स्टार्ट शुरू किया, मैं बल्कि मुलाकात हुई उनसे बाद भी, फ़रत बादशाह हैं लाहौर में, आप जानते होंगे पुराने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नाम माशाल्लाह। तो वो उनकी किताबों से शुरू किया मैंने। उनके बाद मैंने तो आपसे वो FSC में या टीनेज में थे तो आपकी किताबों से शुरू किया, तो वो उनसे मुतासर हूँ, उनसे बड़ा अच्छा। उसके बाद सागर सिद्दीकी को मैं बहुत पढ़ा है, उनको बल्कि मैंने एज ए निसाब पढ़ा है। मुझे किसी उस्ताद ने बताया कि इसको एज ए निसाब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें, उससे आपको बहुत चीज़ें, रिदम आपका सही होता है, आपकी बहर, आपकी वो हम मिसरे की चुस्ती कहते हैं कि मिसरा रमा कैसे होते हैं। संवारने के लिए भी कभी रुजू करते हैं? बस वो कोई, मैं जब कहता हूँ अब तो बहुत कम, अब शुरू में ज़्यादा होता था, अब तो वो एक आध को आगे पीछे करते हैं कि यार इसको ये कर लो, इसको इस कर, वो होता है ज़रा वज़न में होती चीज़ें, अब तो इतने एक्सपीरियंस हो गए। फिर वो ये कहते हैं कि क्योंकि हर फ़ार अरफ सब कहते होते हैं कि हर लफ्ज़ की एक फैमिली होती है, तो उस फैमिली के लिहाज से अगर लफ्ज़ जब वो उसमें आया
गाएगा तो उसकी रवानी भी आएगी और उसको खूबसूरती भी आएगी। बेशक तो वो लफ्ज़ आगे पीछे करने से एक फ़िक्रा बड़ा अच्छा हो जाता है या एक मिसरा बड़ा अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसका वजन बैलेंस हो जाता है, रवानी हो जाती है, उसमें खूबसूरती आ जाती है। और फिर एक उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है कि एक मेंटोर हो बेसिकली, जो आपको गाइड भी कर रहा हो, बिकॉज एंड तक में हमें ये लग रहा होता है कि हमें सब कुछ आ रहा होता है, बट आप स्टिल लर्निंग फेज। जी बिल्कुल सही, वही फ़रत बादशाह से मैं करता हूँ उनसे। और ये अच्छी बात है, आप इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब तो आपको पता होता है कि अच्छा ये अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी रहा है तो, और मैं अपने उस्ताद के पास आके जाऊंगा, शायद उस्ताद इसको यूं कर देगा तो मैं खुद ही कर देता हूं। सर वो इतना एक्सपीरियंस है उनकी, 75 बुक्स हैं उनकी और हर टॉपिक पे और बड़ा अच्छा उनका है, तो वो उनसे हम चीज़ें सीखते रहते हैं। सीखने की सोच होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथ साथ। अच्छा, अब भी आज की जनरेशन के लिहाज से भी कोई शायरी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे, या आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है उसको शायरी में इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं, अच्छा ये लग रहा है कि शायद नहीं है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो मुख्तलिफ मुशायरों में जाते हैं, तो लोगों में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट दोबारा हो रहा है। असल में हुआ ये कि हम रवायत से जुड़ा होना भी ज़रूरी है कि रवायती शायरी ज़रा मुश्किल सी, जब उर्दू चेंज हुई थोड़ा सा नई जदीदियत, क्योंकि जब भी आप जदीद या कोई नई चीज़ उसमें शायरी में या उसमें शामिल नहीं करते तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जो कुछ अरसा ये शायरी में नई चीज़ या नई इस्तिआरे या जो हमारा वो अडॉप्ट नहीं किए गए, जिस वजह से शायरी थोड़ी पीछे चलेगी। आजकल अब देखें, अब शायरी में नए नए इस्तिआरे आ रहे हैं, नए जो हमारी आज की जो सोसाइटी के जो दुख है, जो कर्ब है, वो आ रहा है, जो कंप्यूटर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, एआई है, ये सारा कुछ अब शायरी में आ रहा है। तो वो उस पे लोगों में इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। वो हम समझते हैं कि शायद बच्चों में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ शुरू भी हो गई हैं। कॉलेजेस में भी एक दौर था, जब शायद हमारा दौर था, आपका तो नहीं होगा, तो उसमें हम बज़्म अदब और फलां वो इससे बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो बीच में ख़त्म हो गई। अब फिर लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्योंकि देखें जितनी हमें साइंसदानों की ज़रूरत है उतनी हमें सोशल साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है। अदब भी बहुत ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का वो होता है, तो आपको इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो वैसा ऐसा बच्चों में आ रहा है चीज़ें, तो थोड़ा सा अब ये शायरी नज़रियाती की तरफ चली गई कि उसमें थोड़ा नज़रिया हो, कोई खाली इश्क मशूक़ी या टीनेजर वाली शायरी से हट के आज कुछ बच्चे, मेजॉरिटी बच्चों में ज़्यादा आ गई है, तो वो नज़रिए वाली शायरी, जो कि अच्छी बात है, आई मस्ट से दैट जी कि ज़रा उस शायरी से हट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है थोड़ा सा, लेकिन साइड पे भी जाना चाहिए। जी, वो ठीक है, वो भी वक्त साथ, अच्छा वो भी हम करते रहते हैं। नहीं, हमें भी पढ़ाते थे ना, फिर हम तशरीह करते थे, इस शेर में शायर ये कहते हैं, शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं, और जी देखें वो कितनी मुश्किल, हमें तो निसाब में पढ़ाई गई है सारी चीज़ें, तो हमसे गिला कोई क्या ही करे। जी वो कितनी मुश्किल होती थी, ये समझ नहीं, आम बच्चों को समझ नहीं आती थी। हालांकि और आजकल जो शायरी सादा अल्फाज में आ रही है, जो सिंपल लेकिन उसमें गहराई हो, उसमें डेप्थ हो, शायरी तो होती वो जिसमें डेप्थ हो रही, आधी बात कही जाती है, कैटेगरी होती थी ना, देखें उसमें भी कैटेगरी होती थी, किसको समझ आती थी, जिसको नहीं आती थी, जिसको समझ आनी चाहिए उसको, जिसको समझ लग गई थी उसे समझ आ जाती थी। हाँ, ये बात तो ठीक है, सही है। उसको मुश्किल नहीं लग रही होती थी, वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। शेर पढ़ता था और लिटरली वो तशरीह में फुल नंबर उसके आ जाते थे, और जो हम जैसे होते थे उनको समझ ही नहीं आती थी कि शेर में शायर आखिर कहना क्या चाह रहा है, और लिटरली जो हम पे तशरीह कर रहे होते थे हमारे नंबर भी खास नहीं आते थे। लेकिन देखिए आज की शायरी अगर होती तो आप शायद नंबर ले लेती। आज की नज़रियाती शायरी है तो उसमें शायद अगर वो उस टाइम भी होती तो फिर मैं उसमें मुझे लगता है मैं नंबर ले लेती। बिल्कुल ऐसे सर, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो है, कोई शेयर से अगर हम आज एंड करें अपना नई शो भी, अपना सेगमेंट भी। जी मैं सर एक ना वो नज़रियाती बात की है चूँकि, तो उस हिसाब से तो एक छोटी सी गज़ल है मैं पेश करता हूँ कि वो कहते हैं कि जो तारीख़ है ना, एक तारीख़ लिखी जा रही थी, एक शायर भी तारीख़ लिख रहा होता है। अगर कोई 10 साल बाद कोई शख्स वो शायरी पढ़ेगा ना, तो उसको उसके हालात का आपने वो पता चल जाएगा। तो ये अच्छी शायरी की ये होती है कि वो 10 साल बाद आपको चीज़ बताए कि मेरे हालात क्या थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि जी, क्यों ये हालात हैं अब जी को जलाने वाले, क्यों ये हालात हैं अब जी को जलाने वाले, कुछ बताएंगे हमें आग लगाने वाले। और उनकी दुनिया है जुदा और हमारी है अलग, उनकी दुनिया है जुदा और हमारी है अलग, ये समझ पाए ना दीवार उठाने वाले, ये समझ पाए ना दीवार उठाने वाले। अब तो दहलीज़ पे सैलाबे बला आ पहुँचा, अब तो दहलीज़ पे सैलाबे बला आ पहुँचा, क्या हुए लोग वो बस्ती को बचाने वाले, क्या हुए लोग वो बस्ती को बचाने वाले। और जहर खाने को मुयस्सर नहीं लेकिन जाना, जहर खाने को मुयस्सर नहीं लेकिन जाना, यार कहते हैं वो गेहूँ है उगाने वाले, यार कहते हैं वो गेहूँ है उगाने वाले। और अब दिल यार में रहते हैं कहाँ लोग खिज़र, अब दिल यार में रहते हैं कहाँ लोग खिज़र, हिजर की शब को शब वस्ल बनाने वाले, हिजर की शब को शब वस्ल बनाने वाले। क्यों ये हालात हैं अब जी को जलाने वाले, कुछ बताएंगे हमें आग लगाने वाले।
और बड़ा वाह, दुरुस्त क्या आपने बात है, कहा ज़बरदस्त। कि अगर 10 साल बाद भी आप पढ़ेंगे आपको हालात फ़ौरन से समझ आ जाएंगे कि किस वक्त की बात हो रही है। वेरी राइटली सेड सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू सर। मैं आपसे लेने इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।